तो रॉयल स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको साइंस पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें रास्ता रोजाना आपको 25 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे विथ एक्सप्लेन, और टॉपिक्स वाइज आपको 25 प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले देखो, हिप्पोक्रेट्स विज्ञान किस शाखा से संबंधित था। हिप्पोक्रेट्स तो खगोल शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र या अभियांत्रिकी शास्त्र। तो अपन को दोस्तों देखना है कि खगोल शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र या इसका हिप्पोक्रेट्स किसका था, चिकित्सा शास्त्र का। ठीक है दोस्तों, तो चिकित्सा शास्त्र था। और अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इस थोड़ा सा तेज करता हूँ, 1 मिनट। दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक था हिप्पोक्रेट्स। वनस्पति विज्ञान का जनक था थियोफैट्स। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक था रॉबर्ट बॉयल। फिर दोस्तों रसायन विज्ञान का जनक था एंटोनी एवजोरिया। फिर दोस्तों उत्परिवर्तनवाद का जनक था ह्यूगो डी वोरेस। इसके बाद दोस्तों योग वार्गिक का जनक था वोरेस लीनियस। इसके बाद दोस्तों जीवाश्म का जनक था लियोनार्डो विंसी। आनुवांशिकता का जनक था गिगोर जॉन मेडल। और दोस्तों प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक था एडवर्ड जेनर। फिर दोस्तों कवक विज्ञान का जनक था माइक कैली। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक था अरस्तु। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों, दूसरा प्रश्न ये है कि समय मापने का यंत्र, तो हारोलॉजी होता है ये तो। ठीक है दोस्तों, अब देखो कॉस्मोलॉजी क्या है, तो ये ब्रह्मांड का होता है। और जो हार्डोलॉजी ये पानी में होता है, पानी में रोगों की रोगों को जांचने के लिए। इसके बाद दोस्तों टीमोलॉजी मानव शरीर की आंतरिक रचना होती है, जिसे रेडियो स्मिता के द्वारा देखा जाता है। तो ये होता है। तो मैं दोस्तों वापस बताता हूँ व्याख्या से। हारोलॉजी क्या है, ये समय मापने से संबंधित विज्ञान है। हारोलॉजी क्या है, समय मापने से संबंधित विज्ञान है। फिर दोस्तों कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति, विकास एवं विलोपन क्रमबद्ध अध्ययन। समस्त ब्रह्मांड होता है, उसकी उत्पत्ति, विकास एवं विलोपन क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। इसके बाद दोस्तों ट्रोमोलॉजी ये मानव शरीर के आंतरिक संरचना का अवलोकन करता है। विकिरण समस्थानिक रेडियो एक्टिव, जैसे कैंसर होता है ना, कैंसर कोई रोग होते हैं तो उसे हार्डोलॉजी, इस विज्ञान के द्वारा पानी के रोगों की चिकित्सा होती है। अब दोस्तों एपीकल्चर वैज्ञानिक विधि का उत्पादन। एपीकल्चर क्या होता है, फिश। ठीक है दोस्तों, शहद इकट्ठा करना, जो मधुमक्खियों के द्वारा शहद इकट्ठा किया जाता है। एपीकल्चर विज्ञान की विधि जो उत्पादित होता है वो क्या होता है, शहद, जिसमें शहद इकट्ठा किया जाता है। अगला टॉपिक दोस्तों क्या है, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता दूं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। देखो दोस्तों एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर होता है दोस्तों रेशम उत्पादन। पीसी कल्चर होता है दोस्तों मत्स्य उत्पादन यानी मछली का उत्पादन। हार्टिकल्चर होता है फलों की कृषि करते हैं उसका उत्पादन होता है। एक दोस्तों तो फ्लोरिक कल्चर यानी फलों की कृषि, ये भी फ्लोरी है और हार्टिकल्चर एक ही है। ओलिवा कल्चर यानी जैतून की कृषि होती है। और विटिकल्चर यानी अंगूर की कृषि। इसके बाद दोस्तों फिशी कल्चर किसका उत्पादन है, फिशी तो मछली है, तो मछली का उत्पादन ये अपन को आता है। जैसे अंगूर को क्या बोलते हैं, विटिकल्चर का है, तो ये रहा विटिकल्चर। ठीक है दोस्तों, मधुमक्खी एपीकल्चर। अब दोस्तों इसको मिलाना है तो एपीकल्चर इसमें से देखेंगे सबसे पहले विटिकल्चर का है तो अंगूर है, एपीकल्चर मधुमक्खी, और सिल्वीकल्चर क्या है, वन उत्पादन। दोस्तों इसने बताया कि पेडालॉजी वैज्ञानिक अध्ययन संबंधित है। पेडालॉजी क्या होती है, तो पेडालॉजी होती है मिट्टी का अध्ययन होता है। देखो दोस्तों पेडालॉजी मिट्टी का अध्ययन होता है। ठीक है, पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन, पैरालॉजी स्पंजों का अध्ययन, और पोलेनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन। इसके बाद दोस्तों एक और घर्षण और स्नेह का अध्ययन किस में होता है, तो ट्राइबोलॉजी में होता है। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपको स्पष्ट ही बता देता हूँ। ट्राइबोलॉजी क्या होता है, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन किया जाता है, घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन। इसके बाद दोस्तों क्रायोजेनिक्स, ये निम्न ताप पर वस्तुओं की ग्रहण तथा अपरिग्रहण का अध्ययन करता है, ये क्रायोजेनिक्स है। इसके बाद दोस्तों सेलेनोलॉजी,
इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप की गति का वर्णन अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हार्सोलॉजी, ये समय मापने से संबंधित विज्ञान है। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों देखना, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव यंत्र के मध्य स्व संचालन एवं संचार का अध्ययन करता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों विज्ञान क्षेत्र जो मानव है एवं यंत्र के मध्य स्व जो करता है उसको साइबरनेटिक्स कहते हैं। साइबरनेटिक्स क्या है? ये मानव एवं यंत्र के मध्य स्व चलन संचार, जैसे अपन कंप्यूटर चलाते, रोबोट चलाते, तो मानव और यंत्र के मध्य जो स्व संचार का अध्ययन होता है, अपन फोन चलाते हैं वो भी होता है। तो ये जो मशीनरी चीज़ें होती है उसको हम क्या कहते हैं? साइबरनेटिक्स। इसके बाद दोस्तों आता है हाइड्रोपोनिक्स, एक पौधों के जल में शोधन का अध्ययन करने में, कि पौधा सही तरीके से यूज करता है कि नहीं, मृदा वाहिनी, कृषि, बागवानी, ये उसका उपयोग होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हाइड्रोटिक्स, इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थितिक अध्ययन होता है। अब वापस दोस्तों प्रश्न पूछा है कि इसने हाइड्रोपोनिक्स का अध्ययन क्या है? तो ये मिट्टी बना पादप संवर्धन, मिट्टी से, जैसे गमला है, अपन एक मान लीजिए पहले अपन छोटे थे तो छोटे छोटे ये रोप करते थे, क्यारी डालते थे, उसमें पौधों को संवर्धन करते थे, उसको संवर्धन कहते हैं। जैसे अपने गमले में जैसे कोई बीज बोते हैं, उसका पौधा फिर संवर्धन करते हैं। तो बिना पादप संवर्धन, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन करना, मिट्टी मतलब मिट्टी उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसी चीज़ होनी चाहिए उसमें, मिट्टी के बिना पौधों को किस तरीके से करना चाहिए वो चीज़ होती है। अगला टॉपिक दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है? बोला है कि किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को कहते हैं, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एंथोलॉजी। एथोलॉजी मनुष्य की जातियों का अध्ययन किया जाता है, और एथोलॉजी में जंतु के व्यवहार का अध्ययन। मनुष्य की जातियों में एथेनोलॉजी, क्या मनुष्य जातियों का अध्ययन किया जाता है, और एथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार को अध्ययन को किया जाता है। अब दोस्तों त्रिआयामी लेसर किरण बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि के नाम लिखो। तो इस विधि का नाम है होलोग्राफी। ठीक है। होलोग्राफी क्या होती है? होलोग्राफी एक तकनीक है किसी वस्तु से। दोस्तों होलोग्राफी क्या है? होलोग्राफी एक तकनीक होती है, ठीक है, तकनीक जिसमें किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड कर बाद में पुनः निर्मित किया जाता है। एक तकनीक है किसी वस्तु से, मान लो कि सूर्य का प्रकाश कहाँ से निकल रहा है, उसका रिकॉर्ड करते हैं, फिर पुनः निर्मित किया जाता है, जिसको होलोग्राम देखने की त्रिआयामी छवि प्रतीत होती है। अब मैं जैसे 3D होता ना, 3D, किंतु मूल रूप से द्विआयामी आकृति होती है। ये क्या 3D और 2D आपने देखा होगा, तो उस तरीके से होता है। अब भौतिक, नेक्स्ट सवाल क्या? भौतिक की किस शाखा के अति सूक्ष्म कणों का छाल का अध्ययन किया जाता है? भौतिक विज्ञान होता है। इस शाखा में अति सूक्ष्म कण, ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये क्वांटम मैकेनिज्म होगा। कारण क्योंकि ये क्या करता है कि भौतिक क्वांटम मैकेनिज्म भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों की छाल का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, PNE आदि सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिक के अंतर्गत, फिर परमाणु तो होता ही है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोजिस्टॉन, फीटॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन, सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मतलब सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्वांटम। ये आने लायक मोस्ट प्रश्न, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न ये होता है, एंथेनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। एंथेनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो पौधों मानव हित से संबंधित, मतलब कि प्राचीन काल पौधों, ठीक है, ये क्या होता है कि एंथेनोबोटनी, इसमें ये होता है, देखो आदिवासी होते ना, जहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, MP
वहाँ से इन पौधों का अध्ययन किया जाता है, वहाँ इस पौधे का उपयोग किया जाता है, वहाँ से वैज्ञानिकों ने कुछ उपयोग किया, उसे एथनिक वनस्पति विज्ञान जो शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता। तो पौधों का मानव हित के संबंध में आदिवासी पौधों पादपों का उपयोग कर अध्ययन किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी के अंदर कवक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, माइकोलॉजी के अंदर कवक का अध्ययन किया जाता है और शैवाल का अध्ययन किया जाता है, उसमें फाइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और जिसमें पशु और मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है उसे कहते हैं एनाटॉमी। मतलब पशु मानव शारीरिक संरचना का विच्छेदन में सीखा जाता है वो एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या हुआ? जीवधारियों की अतिरिक्त संरचना का अध्ययन किया जाता है। एक होता है ऑस्टियोलॉजी, जिसे कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हीमेटोलॉजी, ये रुधिर और रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। हीमेटोलॉजी क्या है? हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोटोलॉजी। आर्टियोलॉजी यानी कंकाल तंत्र का अध्ययन किया जाता है। एनाटोमी यानी जीवधारियों का आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जैविक जगत से होने वाले कार्य, गुण और पद्धति का अध्ययन कर इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बायोनिक्स। कैसे? बायोनिक्स क्या है? ये प्रकृति में पाई जाने वाली एक प्रणालियों में जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके इसका उपयोग किया जाता है। इंजीनियर तकनीक डिजाइन करना बायोनिकी कहलाता है। जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना बायोनिकी। मतलब क्या होता है कि प्रकृति में पाई जाती वाली जैव वैज्ञानिक विधियाँ अध्ययन करके इसका उपयोग इंजीनियर तंत्र डिजाइन करना है, कोई भी बायोनिक्स कहलाता है। ये तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है एक क्रोनोलॉजी समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। समय की अवधि। ठीक है दोस्तों, क्रोनोलॉजी विज्ञान वह शाखा है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन तो आर्टिस्ट पोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों, अब देखो पोमोलॉजी क्या है, मैं ये भी आपको पढ़ाता हूँ। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। फल, सब्जियाँ, फूलों को व्यापारिक उत्पादन के लिए जाने वाली कृषि को आर्टिकल्चर कहते हैं। ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन अस्थियों से। ऑस्टियोलॉजी क्या है? तो उसका अध्ययन अस्थियों से होता है। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों से अध्ययन होता है। ऑस्टियोलॉजी अर्थात अस्थिपंजर यानी हड्डियाँ होती है हमारे, और हड्डियों से पूरा ढांचा होता है कंकाल। उस कंकाल में क्या होता है? इस तहत अस्थियों को बने कंकाल को, इसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक दोस्तों होता है क्रायोजेनिक, ये किससे संबंधित है? क्रायोजेनिक क्या है? क्रायोजेनिक एक निम्न तापमान होता है। ठीक है, इसका तापमान 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्रायोजेनिक का तापत्रीय निम्न तापमान से है। अति निम्न तापमान 0 डिग्री से 15 डिग्री 150 डिग्री सेल्सियस क्रायोजेनिक तापमान कहते हैं। ये अति निम्न ताप है। प्रणोद ईंधन का उपयोग करने में इंजन क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इसमें क्या होता है? प्रणोदिक रूप से द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इसका उपयोग सामान्य अधिक ऊंचाई पर प्रक्षेपित अंतरिक्ष यात्रों और प्रक्षेपण यानों पर किया जाता है। आगे दोस्तों, आगे क्या है? ओडोंटोलॉजी विज्ञान एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? तो ये ओडोंटोलॉजी ये दंत से होता है। क्या होता है? दंत से। ओडोंटोलॉजी एक शाखा है जो दंतों की संरचना और विकास, उनकी बीमारियों से संबंधित होती है। कि इसका अध्ययन किसके? ओडोंटोलॉजी यानी ये दंत और बीमारियों, उसकी संरचना के बारे में बताता है। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? टॉक्सिकोलॉजी विज्ञान संबंधित क्या है? तो ये है विषो। टॉक्सिकोलॉजी विषयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? विषयों का टॉक्सिकोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन जो वायरोलॉजी, जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरिया तथा रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। विषयों का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, और विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। विषाणु को क्या कहेंगे? उसका अध्ययन को वायरोलॉजी, वायरस भी कहते हैं। ठीक है, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरिया,
ठीक है। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या है तो रोगों का अध्ययन, ठीक है, पैथोलॉजी। दिख रहा नहीं है तो मैं बता दूं, पैथोलॉजी रोगों का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों क्या है, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, आर्थियोलॉजी। ये तो सबको आता है। आर्थियोलॉजी क्या है, पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है दोस्तों। जो निम्न पक्षियों का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन, आर्थियोलॉजी। एक होता है लिम्नोलॉजी, ये तालाब होता है, पोखर होती है, झीलों होता है, उसका अध्ययन होता है। तालाब, पोखर, झीलों का क्या है, लिम्नोलॉजी। ये ध्यान रखना, ये आने योग्य। इसके बाद में हिप्पिटोलॉजी, ये उभयचर सरीसृप का अध्ययन करता है, उभयचर सरीसृप का अध्ययन करता है। इसके बाद दोस्तों मेलाकोलॉजी, ये मोलस्कों का अध्ययन किया जाता है। अब दोस्तों मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाली कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हिमिटोमोलॉजी, ठीक है। हिमिटोमोलॉजी चमटे कृमियों का अध्ययन करता है। एमिटोलॉजी उभयचर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। और इथोलॉजी मछलियों की पालन का अध्ययन किया जाता है। और मेलाकोलॉजी मोलस्क का अध्ययन। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानना कि इसका क्या है, चपटे कृमियों का। चपटी कृमियाँ होती ना, जो संघ के रूप में होती है, ठीक है, उसका उपयोग होता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हर्बिटोलॉजी, ये क्या है, उभयचर सरीसृप, जैसे सांप है, ठीक है, ये जो रेंग कर चलने वाले हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। एक होता है इक्थियोलॉजी, ये मछलियों का, मछली वगैरह होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। एक मेलालॉजी क्या होता है, ये मोलस्क का अध्ययन। मोलस्क का पता नहीं भाई, मोलस्क एक ऐसा संघ की तारी आता है, उसका पूरा ढका होता है और 2 पैर होते हैं, उससे वो चलता है। कीट विज्ञान, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान का अध्ययन है। कीट विज्ञान का अध्ययन क्या है, तो कीट विज्ञान का अध्ययन है कीटों का, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। कीट विज्ञान अध्ययन एक अंग होता है जिसके कीटों का अध्ययन किया जाता है। अब आता है विज्ञान के क्षेत्र में आप वाइट डवार्फ के बारे में सीखेंगे। तो वाइट डवार्फ होता है खगोल, ये वाइट डवार्फ खगोल, ये सफ़ेद बूना एक छोटा तारा को बोला जाता है। वाइट डवार्फ एक तारा होता है, छोटा बोना तारा। बोना ग्रह किसको कहते हैं, बोना ग्रह भी हमारे उधर एक यम ग्रह पहले था, अब उसको डिस्प्यूज कर लिया, पहले उसको बोना ग्रह भी कहते थे। तो ये खगोल शास्त्र का है। खगोल शास्त्र सफ़ेद बोना एक छोटे तारे को बोला जाता है, जो अपकृष्ट इलेक्ट्रॉन पदार्थ से, इलेक्ट्रॉन डिजन मैटर से बना है। अब आता है ओडोमीटर का संबंध किससे है, ओडोमीटर का संबंध किससे है, तो ओडोमीटर क्या होता है दोस्तों, ओडोमीटर गाड़ियों पर लगाया जाता है, गाड़ियों पर लगाया जाता है और इसको शायद दूरी से नापते हैं। दूरी, ओडोमीटर क्या है, दूरी मापने के लिए काम आता है, जैसे ये गाड़ियों पर मैंने देखा अक्सर। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट ये है अगला है कि निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने काम आती है। रिएक्टर पैमाना, भूकंप, ये तो नॉर्मली सवाल है भूकंप। अब देखो भूकंप संबंधित अपन काफ़ी चीज़ें सीखेंगे तो आपको बहुत ही काम आ जाएगी। भूकंप संबंधित मैंने आपको एक पेज के अंदर पूरा बता दूंगा। पहला आता है भूकंप मापने का यंत्र, सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पर भूकंप मापी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तीव्रता रिएक्टर। इसके बाद दोस्तों कि रिएक्टर या रीचर स्केल क्या होता है, ये भूकंप में होता है। भूकंप की तीव्रता को मात्रक, ये 1935 अमेरिका में भूगर्भविद्ता चार्ल्स फिशर द्वारा। अब ये प्रश्न तो आता है लेकिन इसका भी ये तो उसकी खोज किसने की, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। ये तो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, इसकी खोज का पूछा ना तो डूब जाओगे। चार्ल्स फ्रांसिस रिसर्च, ये ध्यान रखना, इसका अध्ययन किया जाता है। ये गणितीय मात्रक है, इसकी तीव्रता 0 से 9 होती है। इसकी तीव्रता कितनी, 0 से 9 होती है और प्रत्येक बिंदु दूसरे बिंदु में 10 गुना अधिक होता है। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु आ जाता तो 10 गुना बढ़ जाता भाई। भूकंप तीव्रता 3 प्रकार के भूकंप तरंग निकलते हैं। ये जब भूकंप आता है तो 3 तरह के होते हैं। प्राथमिक लंबात्मक तरंगे, पहले होती है प्राथमिक लंबात्मक तरंग, ये पी तरंगे कहलाती हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। भूकंप लहरों में सर्वाधिक तीव्र गति से होता है। मतलब भूकंप आते तो घर टूटने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, जैसे नेपाल में भी वर्तमान में आया। इसके बाद अनुप्रस्थ, ये एस तरंगे होती हैं, ये ठोस मध्यम में ही चलती है, जैसे जहाँ पहाड़ है वहाँ पर ज़्यादा चलेगी। इसके बाद दोस्तों धरातरी, ये एल तरंगे कहलाती हैं, ये ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं। सबसे पहुँचने में सर्वाधिक विनाशकारी ये होती है। सबसे प्रश्न ये पूछता है कि सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी है, तो धरातलीय सबसे बुरा। 2001 में गुजरात में आया था ना,
भूकंप वो धरातलीय था जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब देखो दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने में कौन सा है, तो भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ। अब दोस्तों नेक्स्ट, अब दोस्तों देखो नेक्स्ट, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों समझना बहुत अच्छा है। एंड्रोस्कोप, आंतरिक अंग को परीक्षण किया जाता है। ये कार्डियोलॉजी, ये हृदय के काम आता है, ठीक है दोस्तों। एंडोस्कोपी एक अर्थ है अंदर देखना। अगर आप चिकित्सीय भाषा में समझाया जाए तो गैर शल्य प्रक्रिया जिसे डॉक्टर द्वारा खास तरह से उपकरणों का इस्तेमाल करके रोगी के अंदरूनी अंगों को देख सकता है। जैसे दोस्तों देखा होगा कि वो बैटरी से अपने मुंह में देखता है या कुछ ऐसी कुछ देखता है, तो उसको एंडोलॉजी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त की जाती है। ईसीजी ये होता है हृदय, ईसीजी कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होता है कि ईसीजी, इसमें हृदय रोग से संबंधित ग्रसित व्यक्ति हृदय की गति की जांच की जाती है और इससे हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय की गति जांच जाती है। हृदय गति के ग्राफ को कार्डियोलॉजी कहते हैं, ईसीजी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग किया जाता, तो ये तो नॉर्मल है, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का माध्यम में डॉक्टर किसी के भी शरीर के भीतर उत्पन्न हृदय लवडेव, हृदय के अंदर दो आती है लवडेव, तो अन्य ध्वनियों को धड़कने आवाज़ सुनते हैं। स्टेथोस्कोप वह परावर्तन सिद्धांत काम करते हैं। ये ज्ञात हो, ये श्वसन स्पाइरोमीटर, श्वसन इसका श्वसन किसके मापने, स्पाइरोमीटर से। स्टेथोस्कोप दिल धड़कन ध्वनि को किससे मापने, तो ध्वनि बहुपरिवर्तन। इसके बाद दोस्तों एक छाड़नी दी गई है, उसको बनना है, ये क्वेश्चन आने लायक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं रेडियोमीटर क्या है, तो रेडियोमीटर होता है विकिरण, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोमीटर, ये दूध को मापने का घनत्व है। हाइड्रोमीटर क्या है, तो अपेक्षित घनत्व होता है, और हाइग्रोमीटर अपेक्षित तीव्रता, ठीक है दोस्तों। तो इसका दो आंसर होगा। अगला दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, हाइग्रोमीटर क्या है, नामक यंत्र वातावरण में उपस्थित आर्द्रता का मापन किया जाता है। इस यंत्र का साइक्रोमीटर भी कहते हैं। अब आता है हाइड्रोमीटर, द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र। तो हाइग्रोमीटर क्या है, हाइग्रोमीटर जैसे आर्द्रता होती है, वातावरण में उपस्थित आर्द्रता, ठीक है दोस्तों, उसका अध्ययन किया जाता है। फॉग है जैसे, तो इसको, इस यंत्र को साइक्रोमीटर भी कहते हैं। इसके बाद हाइड्रोमीटर, द्रवों को अपेक्षित घनत्व, द्रव होते हैं जैसे जल, उसका अपेक्षित घनत्व ये माप तो हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर, दूध की शुद्धता, दूध कितना शुद्धत्व है जैसे अपन वो मापते हैं ना, तो निम्न किसका उपयोग नापने के लिए किया जाता है, तो अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर, ये वायु मापने के लिए, ठीक है, के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रवों को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये है मानचित्र है, क्षेत्रफल है, इसको मापने के लिए किया जाता है। मैं आपको वापस इसमें बता देता हूँ। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई नापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायु दाब तथा हाइड्रोमीटर द्रवों के अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, जबकि प्लानिमीटर मानचित्र क्षेत्रफल का मापन किया जाता है। कौन सा उपकरण जो हवा में दबाव नापने का काम किया, बैरोमीटर, ठीक है। इसके बाद में आंधी आने से पूर्व बैरोमीटर पारे का स्तर सामान्य नीचे जाएगा, अगर आंधी आई तो नीचे जाएगा। अब दोस्तों थोड़ा सा इसको थोड़ा लॉजिकली पढ़े तो बहुत मजा आएगा।
वायु की प्रवाह उच्च से निम्न वायुदाब की दिशा में होता है। आंधी तभी आती है जब निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो। अतः आंधी आने से पहले बैरोमीटर पारे का स्तर निम्न वायुदाब दर्शाने के लिए नीचे चला जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकांक नीचे गिरता है तभी आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, बैरोमीटर पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है, वर्षा होने की संभावना है। मतलब एकदम गिरेगा तो आंधी आएगी। ठीक है, आंधी आएगी तो एकदम नीचे गिरेगा और धीरे धीरे गिरेगा। ठीक है, धीरे धीरे गिरेगा तो क्या होगा, वर्षा होने की संभावना है। तो ये बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर करने पर दिन साफ हो जाता है और धीरे धीरे ये ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ होगा, ये ध्यान रखना। अगला दोस्तों क्या है कि मैनोमीटर क्या है। अगला दोस्तों प्रश्न क्या है, मैनोमीटर किसका अध्ययन किया जाता है। मैनोमीटर अध्ययन किया जाता है गैसों का अध्ययन। मैनोमीटर द्वारा गैस दाब मापा जाता है। वायुमंडल आर्द्रता हेतु हाइग्रोमीटर ध्वनि का। मैनोमीटर गैस को मापा जाता है जबकि हाइग्रोमीटर है ध्वनि तीव्रता। ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैस दाब मापा जाता है, वायुमंडल आर्द्रता हाइग्रोमीटर और ध्वनि तीव्रता ऑडियोमीटर। सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने के किस उपकरण किया जाता है, एक्टियोमीटर। ये प्रश्न आने लायक मोस्ट है और आया हुआ भी है कि सूर्य की उपकरणों को मापने की तीव्रता कौन सा है, तो एक्टिवोमीटर। दूसरा दोस्तों, सूर्य की किरणों को तीव्रता मापने उपकरण जो एक्टिवोमीटर कहते हैं। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपकरण को कैस्कोग्राफ कहते हैं। इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने की थी, जबकि बैरोमीटर वायु प्रदूषण मापता है। सूर्य की किरणों मापने वाले उपकरण एक्टिवोमीटर। सूर्य की किरणें हैं जिसको मापता कौन है, एक्टिवोमीटर। पौधों की वृद्धि मापने वाले उपयोग कैस्कोग्राफ। ठीक है, इसकी खोज भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने। समुद्र की गहराई फेदोमीटर। समुद्री गहराई फेदोमीटर। नॉटिकल मील समुद्र मील नापने की इकाई है। ठीक है, इसकी समुद्र की गहराई सामान्य फेदोमीटर से जाती है और ये समुद्री इकाई से मापते हैं। इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रोनिशंस, ये मस्तिष्क रोग विज्ञान करेगी। कार्डियोलॉजी हृदय की धड़कन, स्पोग्नोग्राफी हृदय रोग। ठीक है दोस्तों, ये अपना पूरा हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।